डियरली क्लास फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ SC/ST एक्ट कि इसका एक भाई आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से निकल कर ये एक्ट आया है, इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है। ठीक है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट कितना है 11 सितंबर को 1989 में, और इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या रहने वाला है, ये 30 जनवरी को जाके इन्फोर्स हुआ था 1990 में, यानी कि 1989 11 सितंबर को प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया था और 1990 की 30 जनवरी को ये फोर्स में आ गया था। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी प्रीएम्बल को। देखिए, प्रीएम्बल आपको हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि प्रीवियस वीडियो थोड़े लेंथी हो जाते हैं, तो बिल्कुल कट टू कट कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डील करें। फिर भी जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि अलग से डिस्कस होनी चाहिए, वी विल डिस्कस दैट आल्सो। देखिए, सबसे पहले प्रीएम्बल क्या कहती है, एन एक्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज़, यानी कि एट्रोसिटीज़ अत्याचार के जो अपराध हैं उनको रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ SC/ST, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। टू प्रोवाइड स्पेशल कोर्ट्स, उनको स्पेशल कोर्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंस, सो दैट कि एक उनको स्पीडी ट्रायल मिल सके और साथ ही साथ उनका जो रिहेबिलिटेशन है ऑफ द विक्टिम्स, उनको दोबारा से अच्छे तरीके से उनका रिहेबिलिटेशन कराया जा सके, ये भी इसका एक पर्पज़ है। ठीक है, यहाँ से बहुत रेयर चांस है कि क्वेश्चन बने, बट फिर भी आपको प्रीएम्बल पता होनी चाहिए, विच शोज़ द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव बिहाइंड दैट पर्टिकुलर स्टैट्यूट। अब सबसे पहले हम डील करेंगे आज चैप्टर 1 को। प्रिलिमिनरी है, 2 सेक्शन आते हैं। फर्स्ट सेक्शन बात करता है आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट से। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट मीन व्हाट, कि भाई इस एक्ट को क्या समझा जाएगा, इस एक्ट को क्या समझा जाएगा, ये शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, इन द नेम इट सेल्फ अत्याचार निवारण अधिनियम, यहीं पे दे दिया है कि ये अत्याचार निवारण होगा। ठीक है, वो स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वो हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे पता लगेगा। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि इसका यार ये ना कुछ याद नहीं, ट्रिक जरूर बताया करें साथ में। ठीक है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की एक छोटी सी ट्रिक है जो हमारे देश की एक बहुत दुखद घटना थी। 30 जनवरी को ही किसकी जयंती आती है, जो हम मरणो जयंती मनाते हैं हमारे महात्मा गांधी जी की। ठीक है, महात्मा गांधी जी की डेथ जो है वो 30 जनवरी को थी, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं। इट एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हटा दीजिए, ये बिल्कुल नहीं है, ये पूरे इंडिया में लागू होगा, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो कहाँ से हटा दिया गया है, आपका J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था, कब आया था, 2019 में आया था। और इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर एक सेक्शन 95 आता है और शेड्यूल 5 में एक टेबल है, टेबल नंबर 1। वहाँ पे अगर जाएंगे तो उसका सीरियल नंबर देखिएगा, सीरियल नंबर 98। ठीक है, सीरियल नंबर 98 पे आपको दिखेगा कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 से सब सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 से एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया गया है। ठीक है, कहाँ मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेक्शन नंबर 95 टेबल 1 शेड्यूल 5 टेबल 1 के सीरियल नंबर 98 में। इट सेल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, ऑन विच डेट, हमने अभी बात की थी 30 जनवरी 1990 को। ठीक है, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट्स। ठीक है भाई, अब जो सेकंड आता है वहाँ पे डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को पहले आप डिवाइड कर लीजिए। कैसे डिवाइड करना है, ABCD, पहले ऐसे टेबल्स को बना लीजिए आप। जब आप इसको ऐसे बनाएंगे ना, तो इसके अंदर देखिए वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो सिर्फ A से लेके आपकी F तक जाएंगी। ठीक है, ABCDEF इतना याद करेंगे, फिर इसके बीच में जो डाली गई है उनको याद करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए A एट्रोसिटीज़, आप अल्फ़ाबेटिकल देखिए, A स्टैंड्स फॉर एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब वो होगा जो ऑफेंस पनिशेबल है सेक्शन 3 में, यानी कि धारा 3 ने ही बता दिया कि कौन से ऑफेंस जो है एट्रोसिटी कहलाएंगे, अत्याचार के अपराध कौन कौन से कहलाएंगे। B
बी है कोड, अल्फ़ाबेटिक वे में चलेगा। देखिए बी स्टैंड्स फॉर नथिंग, बट 2 1 बी में क्या आ जाता है कोड, यानी ए के बाद सी है, सी के बाद डी है, ऐसे बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली चलेगा, CRPC। उसके बाद आता है डिपेंडेंट। देखिए डिपेंडेंट की डेफिनेशन को यहाँ पहले नहीं थी, इसको कब डाला गया था? जो आपका डिपेंडेंट की डेफिनेशन है ये यहाँ पे जो 2015 की अमेंडमेंट हुई थी ना, 2015 के अमेंडमेंट में एक मेजर अमेंडमेंट थी वो, हम उस पर एक अलग से भी लास्ट में जब ख़त्म करें तो उस पर बात करेंगे पूरा, तो तब इसको डाला गया था। अब इसको देखो ट्रिक क्या है, व्हाट ट्रिक कैन बी फॉलोड बाय फॉर दिस। तो ट्रिक ये रहेगी, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा, हिंदी में क्या पढ़ते हैं हम कि तू भी और तू भी, तुम भी या तुम भी कह सकते हो, तुम भी और तुम भी, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? तुम भी और तुम भी, तुम भी और तुम भी, यानी कौन कौन डिपेंडेंट होंगे? पहला बंदा कहता अपनी वाइफ हो कि तुम भी मेरी डिपेंडेंट हो, बच्चों कहता तुम भी मेरे डिपेंडेंट हो, माता पिता भी, भाई भी और बहन भी। यानी कि एक व्यक्ति के परिवार में कौन होता है? पत्नी, बच्चे, भाई बहन और माता पिता, ये उसका परिवार होता है। यही लोग सारे उसके यहाँ पे डिपेंडेंट हैं, वो विक्टिम के। हु आर डिपेंडेंट होली और मेनली ऑन सच विक्टिम फॉर द सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। इस तरह से आप देखिए ये जो ट्रिक्स हैं, ये तुम भी वाली, ऐसी कोई आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं किसी को फॉलो किया जाए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 2BC, ये इकोनॉमिक बायकॉट है। BC जैसे क्या ना, बहुत BC करते हैं लोग, तो BC करते करते बायकॉट कर दिया। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए अब यहाँ पे इकोनॉमिक बायकॉट है, तो ये क्या होना चाहिए था? इसको होना क्या चाहिए था? यहाँ पे इसको होना चाहिए था EB होना चाहिए था। लेकिन जब आप आगे 2 1 का EB पढ़ेंगे ना, तो वहाँ आप याद कर लीजिए साथ साथ, हम अभी आ जाते हैं देखिए वहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ साथ में ही डील करेंगे हम। 2 1 के EB में क्या आता है? सोशल बायकॉट। जहाँ इकोनॉमिक बायकॉट आना था वहाँ आ गया सोशल बायकॉट। रिमेंबर इट विद द 2BC, और BC में क्या कर दिया? ठीक है भाई, उसका इकोनॉमिकल बायकॉट कर दिया। आपके एक तो इससे MCQ रूल बनेगा BB से, ठीक है, कौन आपका डिपेंडेंट होगा नहीं होगा याद रखिएगा। इकोनॉमिक बायकॉट में क्या है कि उसके साथ आपने डील करने से मना कर दिया, उसको आपने काम पे हायर नहीं किया कि तुम SC ST हो, हम तुम्हें काम पे नहीं रखेंगे, या उसके साथ कोई बिजनेस करने से कोई मना कर देता है, उसको कोई अपॉर्चुनिटीज़ देने से मना करता है, एक्सेस टू सर्विस कि भाई ठीक है तुम हम बैंक में नहीं आ सकते हो, तुम कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़, तुम टेंडर नहीं डाल सकते हो। तो इस तरह का अगर उसके साथ कोई भेदभाव होता है। टू रिफ्यूज़ टू डू एनी थिंग ऑन टर्म्स विच थिंग्स वुड बी कॉमनली डन इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। साधारण तौर पे किसी बिजनेस के में जो भी किया जाता है ना, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आम तौर पे जो काम करता है आदमी, ठीक है, तो वहाँ पे उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो उसको कहेंगे इकोनॉमिक बायकॉट। क्या कहेंगे? इकोनॉमिक बायकॉट। इसको पढ़ना है किसके साथ? सोशल बायकॉट के साथ। सोशल बायकॉट का मतलब है रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर टू अदर पर्सन टू रिसीव फ्रॉम हिम एनी कस्टमरी सर्विस। भाई ठीक है, आज के बाद इनसे कोई कुछ किसी तरह का काम नहीं लेगा, त्यौहार पे इनको नहीं बुलाएगा, कि कस्टम्स होते हैं ना, जैसे इस कस्टम में इनको बुलाया तब इसको नहीं बुलाया जाएगा, सोशल रिलेशन इससे कोई नहीं बनाएगा, यानी कि एक तरह से उसका हुक्का पानी बंद कर देना, आइसोलेट कर देना दूसरों से, क्या कहलाता है? सोशल बायकॉट। और MCQ क्या है यहाँ पे? MCQ ये है कि 2 1BC के अंदर दिया गया है इकोनॉमिक बायकॉट, जो कि कहाँ होना चाहिए था? 2 1EB में होना था, EB स्टैंड इकोनॉमिक, वहाँ है आपका सोशल बायकॉट। तो ये आपका MCQ बन जाते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 2BD। अब BD देखिए, अब B और D, 2BD। अब मैं यहाँ से अगर B को निकाल दूँ, B को मैं निकाल दूँ तो छोटा हो जाएगी चीज़, 2D। मैंने B को निकाल दिया। अगर 2 के D क्या है? D आपका है स्पेशल कोड। क्या है? स्पेशल कोड, ये लिख लीजिएगा चीज़ें। और 2BD क्या है? एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड। भाई बड़ी चीज़ को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा शब्द चाहिए, तो BD में आ गया एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड कौन से होंगे? जो सेक्शन 14 की धारा 1 में एक्सक्लूसिवली टू ट्राई द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जो एक्सक्लूसिवली इसी से रिलेटेड मामले डील करेंगे, ऐसे न्यायालय कहलाते हैं क्या? आपके एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के साथ साथ आपको याद करना है 2D। थोड़ा सा आगे चलेंगे हम 2D में।
कहाँ चला गया 2D, आपका ये रहा 2D स्पेशल कोर्ट। जो धारा 14 में बताया गया वो आपका स्पेशल कोर्ट होगा। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, अगर बी साथ में लग गया डी के तो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, और अकेला अगर वो है डी है तो आपका स्पेशल कोर्ट। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉरेस्ट राइट्स की। अब फॉरेस्ट राइट्स क्या होते हैं, देखिए बी माने मधुमक्खी। अब कहाँ घूमती है मधुमक्खियाँ, बीज जंगल में होती हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट राइट का मतलब ये होगा जो भी कहीं पे सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना नहीं होगा, पहली बार सुन रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं इसको दोबारा जाके पढ़ने की, बस इतना याद रखिए इसकी धारा 3 की उपधारा 1 में जो बताया गया है उसी का मतलब फॉरेस्ट राइट होगा। फॉरेस्ट राइट वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे जंगल में रहने का अधिकार, जंगल में जीवन यापन करने का अधिकार, ठीक है। ये ट्राइबल एरियाज़ के लिए बनाया गया था, अंडरस्टूड। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है यहाँ पे BF, ठीक है। देखिए जनरली BF को रॉन्ग थोड़ा सा ना एक गलत टर्म में लिया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक लड़की का बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड, और बॉयफ्रेंड क्या काम कर रहा है, वो बॉयफ्रेंड मैनुअल स्कैवेंजर है, यानी कि हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी है। लड़की अगले दिन भाई बोलेगी नहीं हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, ठीक। जोक्स अपार्ट, किसी भी चीज़ को पढ़ते हुए प्लीज़ सीरियसली नहीं लेना, ठीक है। तो मैनुअल स्क्वेंजर की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, मैनुअल सेक्वेंजर्स की डेफिनेशन दी गई है कि जो क्लॉज G है सब सेक्शन 1 का ऑफ सब सेक्शन 2 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैनुअल सेक्वेंजर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, इस एक्ट के बारे में बस इतना बता देता हूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि रेलवे में क्या होता था। रेलवे में आपको पता है बायो टॉयलेट्स वगैरह अभी आए हैं, उससे पहले क्या होता था कि किसी को भी अनहाइजीनिक तरीके से किसी का मलमूत्र उठाने के लिए नहीं बोला जाएगा। जनरली पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी क्या है, ये एक हाइजीनिक वे में भी लिया गया है कि भाई किसी के लिए बहुत अनहाइजीनिक है तो सारे हाइजीनिक प्रोविजंस उसके पास होंगे तभी जाके वो ऐसा काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसके बाद BG में आता है पब्लिक सर्वेंट। अब देखिए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन ये मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। अब पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है देखिए ये कहाँ कहाँ पढ़ते हैं आप, सेक्शन 21 ऑफ IPC में पढ़ा हमने। टोटल कितनी कैटेगरी है वहाँ पे, अगर आप वहाँ देखेंगे तो आपकी टोटल वहाँ 12 कैटेगरीज है, 12 कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 12 तरह की चीज़ें दी गई हैं जहाँ पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। यहीं पब्लिक ये आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हम अभी पढ़ के आए हैं 2C में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये थोड़ी सी एलोबरेट डेफिनेशन देता है देन दिस। बट यहाँ पे क्या है कि भाई पब्लिक सर्वेंट हम इसको भी मानेंगे और अगर किसी दूसरे एक्ट में दिया तो उसको भी मानेंगे। मैं इसलिए आपको दोनों बता रहा हूँ, ये इतनी सी बात कह रहा है कि हम यहाँ भी मानेंगे और कहीं भी मानेंगे जो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, अंडरस्टूड। अब आते हैं नेक्स्ट बात करता है आपका शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। पहले चीज़ तो इसने खुद ही बता दिया कि भाई देखो जो आप 360 आर्टिकल 366 का क्लॉज नंबर 24 और क्लॉज नंबर 25 है, वहाँ डेफिनेशन दी गई है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। बट यू हैव टू रीड दिस अलॉन्ग विद, किसके साथ पढ़ना है, मैं नीचे वाला थोड़ा इरेज कर देता हूँ आपके लिए जिससे कि थोड़ा स्पेस हो जाएगा, जिससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे बाकी किसी और चीज़ में, इसी को समझेंगे बस। चलिए हाँ, अब इसको किसके साथ पढ़ा जाना है, इसके साथ में आपको जाना पड़ेगा कौन से आर्टिकल पे, 341 पे जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, और 342 पे जाइए। जो 341 है वो किससे डील करता है, वो शेड्यूल्ड कास्ट से डील करता है, SC से डील करता है, और 342 किससे डील करता है, ST से डील करता है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप वहाँ जाके जरूर पढ़िएगा, अंडरस्टूड। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर होती है कि वो एक लिस्ट जारी कर सकता है कि कौन कौन सी कास्ट जो है शेड्यूल्ड कास्ट में रहेंगी, कौन शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रहेंगी, अंडरस्टूड। ट्राइबल एरिया इज समथिंग एल्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज समथिंग एल्स। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इस पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब स्पेशल कोर्ट हम कर चुके हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि आपने सेक्शन 15 में जिसको यहाँ पे एम्प्लॉय किया है, और बता दें इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए 7 ईयर्स की, ठीक है। ई स्टैंड्स फॉर हाई कोर्ट इन CRPC, और हाई कोर्ट में कौन होता है, सरकार की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर PP होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्योंकि स्पेशल कोर्ट है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो जाएगा ई में, ठीक है, इतना याद रखिए इसको। EA
स्केड्यूल की बात करता है जो कि यहाँ पे डाला गया है। अब ये भी यहाँ पे पहले नहीं था, इसको भी 2015 में डाला गया था। और 2015 के अमेंडमेंट के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भाई ये कब से लागू हुआ, तो 26 जनवरी, ठीक है, 2016 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 2016 से। यानी कि हमारा 2016 का जो गणतंत्र दिवस था उस दिन से 2015 की अमेंडमेंट लागू हुई है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सोशल बायकॉट हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। अब आता है विक्टिम। विक्टिम की डेफिनेशन इसके अलावा और कहाँ है? तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि जैसे ही मैं सीआरपीसी पढ़ता हूँ वहाँ सेक्शन 2AA में मैं जाता हूँ तो विक्टिम की डेफिनेशन है जो 2008 के अमेंडमेंट में डाला गया था। ठीक है, अंडरस्टूड भाई। अब यहाँ की और वहाँ की विक्टिम को थोड़ा सा आप देखिए, पढ़िएगा ध्यान से। एनी इंडिविजुअल हु फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अंडर क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 एंड ऑफ सब सेक्शन 2। अब ये क्या कह रहा है कि अभी अभी तो आप पढ़ के आए हो ना भाई सी में, अभी अभी आपने यहाँ क्या पढ़ा है? जस्ट आपने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा है 2C में कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्या होंगे, तो वही लोग होंगे अगर उनको कोई फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मॉनेटरी हार्म पहुँचाया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो भैया वो क्या है, यहाँ पे उनको विक्टिम की डेफिनेशन में लिया जाएगा। एंड द इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछता है कि इट इंक्लूड्स हिज रिलेटिव, लीगल गार्जियन एंड लीगल हेयर। MCQ यहाँ से बनाएगा आपका, वो याद रखिएगा इस चीज़ को। डिपेंडेंट में भी MCQ बनाएगा और यहाँ से भी MCQ बनाएगा। अब आता है ED में आता है कि विटनेस कौन है। अब यहीं पे हम बात की थी हमने कि चैप्टर 4A एक ऐड किया गया था 2015 में, इसमें सेक्शन 15A ऐड हुआ, तो वहाँ पे राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेस दिए गए हैं। तो यहाँ पे विटनेस होगा कौन, ये भी 2015 में ऐड किया गया। यहाँ पे विटनेस वो होगा जो एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस और इज इन द पोजेसन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन और हैज़ नॉलेज। भाई कौन होगा विटनेस? जिसको पता होगा। विटनेस आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं एविडेंस एक्ट में कि जो ओरल एविडेंस होता है वो विटनेस होता है। अंडरस्टूड। जिसको फैक्ट्स के बारे में, हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, ओनली ही कैन टेल द कोर्ट व्हाट हैज़ हैपन। ठीक है, वो ही बता सकता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि या जिसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि वो कोर्ट में प्रोड्यूस करे ड्यूरिंग इंक्वायरी और द ट्रायल। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब 2F ये कहता है कि ठीक है जी, जो वर्ड्स आपको यहाँ नहीं मिले, जैसे हम 2Y इन CRPC पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है कि जो यहाँ नहीं IPC पढ़ लो भाई, बट यहाँ एक सेक्शन का नाम नहीं है, यहाँ तीनों सेक्शन दे दिए इसने कह दिया कि जो यहाँ नहीं मिले उसके लिए आप IPC देख लो, आप इंडियन एविडेंस एक्ट देख लो और आप CRPC देख लो। यानी कि हमारा जो क्रिमिनल मैनुअल के तीनों एक्ट यहाँ पे कह दिए इन्होंने, और वहाँ जो मीनिंग होगा वो समझा जाएगा। अंडरस्टूड भाई? ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब सब सेक्शन 2 यहाँ क्या कहता है, ये तो हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताओ, अब सब सेक्शन 2 क्या है कि कोई भी ऐसा रेफरेंस जहाँ पे कोई ऐसा एनेक्टमेंट किया गया, प्रोविज़न किया गया है इन रिलेशन टू दैट एरिया, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोविज़न या एनेक्टमेंट फोर्स में नहीं है, बी कॉन्स्टिट्यूट एज ए रेफरेंस टू दी कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इफ एनी इन द फोर्स इन दैट एरिया। अब ये कह रहा है कि मान लो इस एक्ट में कोई भी ऐसी एक चीज़ है जिस उपबंध के प्रति कोई ऐसा निर्देश का अर्थ कैसे लगाया जाए, वहाँ भाई कोई ऐसा एक्ट लागू नहीं है वहाँ पे, या कोई दूसरा ऐसा एक्ट लागू है, तो हम उसका मान लेंगे कि वहाँ जो दिया गया है उसके हिसाब से उसको समझा जाएगा। सो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, बहुत क्विक रिवीजन से हमने क्या किया है, सारे डेफिनेशंस कवर कर लिए। चैप्टर 2 को हम कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से आई मीन्स। तो यहाँ तक डेफिनेशन से आपके MCQ जरूर बनते हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यार एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, और मुझे वेट रहेगा आपकी कमेंट्स का अगर आपको सही में लगता है कि वीडियो अच्छे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।